friends, welcome back to my channel, The Fusion of Two. और आज मैं आप लोगों के साथ मेरी लाइफ की सबसे जो हैप्पी मोमेंट है उसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ। वो है हमारी शादी। और हमारी शादी एक इंटरकास्ट मैरिज थी। मैं बंगाली हूँ और मेरे हस्बैंड जो है ही इज़ फ्रॉम बिहार, ही इज़ बिहारी। तो हमारे इंटरकास्ट मैरिज में क्या क्या प्रॉब्लम आई ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और क्या क्या चीज़ जो हमने इस शादी से सीखा वो भी शेयर करूँगी। तो पहली बात तो ये है कि हम जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब हमें एक ही चीज़ खटक रही थी कि हम अपने मम्मी पापा को कैसे बताएं कि हमें कोई पसंद है जो हमारे कास्ट का नहीं है। हम वो चीज़ ही मतलब काफ़ी डरे हुए रहते थे। फिर हमको लगा कि नहीं, पहले नौकरी कर लेते हैं, नौकरी अगर करेंगे तो मम्मी पापा को मनाना ईजी हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि हम स्कूल मतलब कॉलेज में रहते हैं, कॉलेज में वो फिल्मी वाली दुनिया में हम जी रहे होते हैं जहाँ पे हमको रियलिटी जो है और जो लाइफ में आने वाले अप्स एंड डाउन्स जो है वो हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो हमने भी एक चीज़ उस वक्त सोचा था कि चलो ठीक है हम डेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई एक होता नहीं है कि मतलब हम अपने दम से बोल नहीं सकते मम्मी मुझे इसी बंदे से शादी करवा दो और मैं उसके साथ खुश रहूँगी। क्योंकि मम्मी पापा भी चाहते हैं कि अगर आप पसंद करके किसी से शादी कर रहे हो, अगर आप खुशी हो खुश रह सकते हो उसके साथ, तो ही आपकी शादी के लिए मम्मी पापा जो है मानते हैं। तो हमने सोचा कि पहले हम नौकरी कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टेबल हो लेते हैं। स्टेबल मतलब हर महीने कुछ इनकम आ रहा है, तो वो सब। और सबसे बड़ी बात हमारे में यही थी कि मेरे हस्बैंड में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर था कि आजकल में क्या होता है कि जब भी हम किसी के बोलते हैं ना कि मुझे ये बंदा पसंद है, तो पहले पेरेंट्स लोग पूछते हैं कि बंदा करता क्या है, कहाँ काम करता है, कहाँ नौकरी करता है, उसका सालाना ये मंथली इनकम क्या है। तो मेरे हस्बैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि हम लोग एक ही बैच के हैं, मतलब हमने साथ में BBA MBA किया है। लेकिन उस वक्त में एक वक्त जो होता है जब मैं MBA पास आउट हो गई थी, उसके 1-2 साल बाद ही मम्मी पापा सोच रहे थे कि मैं शादी देना है। और तभी मैं लाइफ में उतनी स्टेबल नहीं थी जब नई नई नौकरी ज्वाइन की थी। और सिमिलरली मेरे हस्बैंड के लिए भी सेम ही था, राइट। उसने नई नई नौकरी ज्वाइन की थी, तो वी बोथ वेल लाइक कि हाँ हम लोग फ्रेशर एक कंपनी में ज्वाइन किए हैं। तो ये टफ चीज़ आ जाता है कि जब एज डिफरेंस होता है तब लड़का ऑलरेडी कहीं जगह में इस्टेब्लिश कर चुका होता है, उसका अपना घर हो चुका होता है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपना कुछ तो सेविंग्स या फिर कुछ तो उनका फिनेंशियल स्टेटस काफ़ी बढ़ जाता है। हमारे केस में वैसा नहीं था। हम लोग कॉलेज MBA एक साथ ही किए और उसके बाद एक टारगेट सेट कर देना कि सी अमर तू अगर ऐसा करेगा तो ही मेरे मम्मी पापा शादी करने के लिए रेडी हो, शादी करवाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो काफ़ी टफ था। तो हमने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ, मतलब हम हमेशा डर के रहते थे। इतना जो हम डर के रहे 10 साल हमने डेटिंग की, 10 साल के बाद हमने शादी की। लेकिन जब शादी करने का वक्त आया ना, ट्रस्ट में गाइस कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मम्मी को बोली, एक्चुअली मैंने मम्मी पापा से बात नहीं किया था, मेरे दीदी ने इस मामले में मेरा काफ़ी हेल्प किया था। तो उसने मेरे मम्मी पापा को समझाया था कि जो जिसमें वो खुश रहेगी आप शादी उसी के साथ करवाओ, आपको ज़्यादा मतलब रोकना सही नहीं रहेगा। तो मेरे मम्मी पापा काफ़ी ओपन माइंडेड के हैं, तो उनको अपने बेटी पे भरोसा था कि ज़रूर वो ऐसा कोई लड़का पसंद नहीं करेगी जो एक नंबर का निठल्ला हो। तो मेरी मम्मी को मेरे पे भरोसा था कि नहीं, अगर उसने कुछ डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। तो मतलब मेरे फैमिली से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब था मैं सोच रही थी कि शायद मेरे हस्बैंड की फैमिली से प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि
दे आर बिहारी ब्राह्मण। तो अभी अगर उस टाइप का अगर इंटरकास्ट अगर देखा जाए तो बंगाली बिहारी तो है ही। वी आर नॉट ब्राह्मण, वी आर कायस्तो। आई डोंट नो मतलब कायस्तो को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वी आर कायस्तो एंड ही इज़ ब्राह्मण। तो इस सिचुएशन में भी वो इंटरकास्ट मैरिज ही है। तो हमें भी लगा था कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। पर मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कुछ नहीं होगा, मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो मैं तुझसे तेरे अलावा कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना शादी करूँगा। मेरी शादी अगर होगी तो तुझसे ही होगी। तो ही वॉज लाइक दैट। तो फिर पता नहीं भगवान का क्या कृपा था कि उनके फैमिली वाले भी इजीली मान गए। तो मानने तक का, शादी होने तक का तो सिचुएशन वाज परफेक्टली फाइन। देयर वाज नो प्रॉब्लम। एक हंसते खेलते शादी हो गई हमारी। दूसरा जो है इंटरकास्ट मैरिज में जो मुझे शॉकर मिला, मतलब जो मेरे लिए शॉक था, दो मुझे ये पहले से पता ही था कि देयर फूडिंग हैबिट। मतलब हम बंगाली, हमें तो हमेशा मांस भात ही चाहिए होता है, मछली चावल नॉन वेज हमेशा ही हम लोग का रहता है। मतलब हफ्ते में 2 दिन रहता है जब हम निरामिष खाते हैं, उसके बाद हमारा नॉन वेज ही रहता है। और हमें काफ़ी पसंद है मछली खाना। तो जब शादी करके गई, उनके घर में जो है उतना नॉन वेज या फिर मछली बनता नहीं था। उनका क्या है कि महीने में एक बार लाया, 4-5 पीस मछली खा लिया। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को 4-5 पीस मछली नहीं चाहिए, हम लोग को एक छोटा पीस भी रेगुलर हो जाए तो भी हमारा वो चलेगा। ऐसा कोई स्पेशल कोई सब्जी नहीं चाहिए कि मतलब नॉर्मल रोहू मछली का जो कड़ी भी हो गया तो वो भी चल जाता है। तो हम वैसा खाते हैं। तो उन लोगों के उधर में वैसा नहीं है। मतलब वो किसी को मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब वो क्रेविंग से नहीं आता मछली खाने का शायद, तो वो बनाते नहीं हैं। और रही बात हमारा जो डिशेस, जो बंगाली का जो खाना रहता है, अलग अलग किस्म की मछलियाँ, इवन सब्जियाँ भी जो हम बनाते हैं वो अलग अलग तरीके के बनाते हैं। जैसे कि लाउ घंटो हो गया, फिर एक 5 मिशाली तौरकारी हम लोग बोलते हैं। बंगाल भाषा में एक लाबड़ा, जो हम लोग को देखना वो दुर्गा पूजा के साथ, दुर्गा पूजा में खिचड़ी जो मिलता है उसके साथ एक सब्ज़ी मिलता है जिसमें कद्दू, बैगन, हर टाइप का मिक्स्ड एक सब्ज़ी, पुई शाक, वो देके जो बनाते हैं। तो वो वाला उस टाइप की सब्जियां हमारे काफ़ी बनती हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो। और इनके यहाँ पे एकदम, यहाँ पे ज़्यादातर इन्होंने क्या खाते हैं, भुजिया ज़्यादा खाते हैं। मतलब आलू को भूज लिया या फिर गोभी को भूज लिया, वो खा लिया। तो ये उन लोगों, तो खाने वाले चीज़ में मुझे प्रॉब्लम हुआ, जेन्युइन प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि मैं अपनी खुद की मम्मी जैसा खाना नहीं पका सकती, तो मैं वो टेस्ट भी नहीं ला पाती जो मम्मी के हाथों का बना हुआ वो जो भी है, लाबड़ा का सब्जी हो गया या फिर आपका मूरो घंटो हो गया या फिर मूंग दाल जो बनाते हैं, तो मम्मी के हाथ का जो टेस्ट है वो मैं खुद जब मैं खुद कुक करती हूँ तो मेरे हाथ से नहीं आता। दैट वॉज द मेजर डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव, मेरे हस्बैंड के फैमिली में ह्यूज रिचुअल्स हैं। मतलब वो बहुत फास्ट रखते हैं, बहुत उनका नियम वगैरह है जो हमारे वेस्ट बंगाल साइड में भी होता होगा, पर हमारे स्पेसिफिकली घर में हम लोग दुर्गा पूजा में लिटरली हम लोग नॉनवेज खाते हैं। पर और वो हमारे लिए काफ़ी मतलब एक पार्टी टाइप का होता है, फेस्टिवल टाइप का, जहाँ पे हम लोग कहीं पे भी क्यों ना रहे, हम छुट्टी लेके आते हैं जस्ट बिकॉज कि ये सोच के कि अच्छा खाना बनेगा, अच्छा नॉनवेज बनेगा, ये घूमने जाएंगे, पैंडल होपिंग वगैरह करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे उस वक्त उन लोगों का नवरात्रि होता है, जहाँ पर लोग खाना अगेन वो कि आपको निरामिष खाना है या फिर वेज खाना है। तो खाने के मामले में इनका मुझे थोड़ा सा एक इश्यू हुआ अभी। अदरवाइज देयर वाज नो इश्यू। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे ससुराल वाले मुझ पर किसी भी चीज़ की कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं।
तो मैं उस हिसाब से काफ़ी लकी हूँ। मेरा हस्बैंड, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। वो बहुत मतलब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मुझे रोटी बनाना नहीं आता, मैं जो इतना अजीब सा रोटी बनाती हूँ ना, मैं खुद नहीं खा पाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं रोटी बनाती हूँ तो वो ही रोटी खा लेते हैं। मतलब रोटी ना, मेरा ना होता है 2 उंगलियों से तोड़ के रोटी वाला नहीं है, मेरा पापड़ जैसे रोटी टूटता था, मेरा तंदूरी रोटी बन जाता था, मतलब इतना खराब रोटी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी भी चीज़ें का वो नहीं, वो वही रोटी खा लेंगे। मैं जो भी बनाऊँ, जैसा भी बनाऊँ, वो खा लेते हैं। तो आई एम वेरी लकी, और किसी भी चीज़ का कुछ फोर्स नहीं। और नवरात्रि के दिन अगर कुछ भी चीज़ें हुआ जो मानना अगर होता है तो वो मान लेता है, मैं अपना अलग से करती हूँ, खाना वगैरह जो भी बनाता है बना लेती हूँ, तो रोक टोक नहीं है। तो आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है। और सही बात बताऊँ, मेरे जो ससुराल वाले भी हैं, वो टिपिकल जो टीवी में आता है ना, वैसा ससुराल वाले नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं उनके सामने अपनी बातें रख सकती हूँ। मुझे अगर कुछ पसंद नहीं है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को लेकर कोई बड़ा इशू नहीं होता है। और वो हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम नहीं कर पा रही हो तो मत करो, जब तुम कर पाओगी तो कर लेना। तो आई हैव दैट फ्रीडम। तो फिलहाल तो चीज़ें अच्छी ही हैं अभी तक तो, और भगवान की कृपा से आगे भी अच्छी रहेगी। लेकिन आपका दुनिया इधर से उधर हो जाए, जैसे भी लोग आपके कैसे भी क्यों ना हो, आपके हस्बैंड को अंडरस्टैंडिंग होना, आपके लिए स्टैंड रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे हस्बैंड जो है बहुत हेल्प करते हैं। बस आज को मैं यही चीज़ शेयर करने वाली थी कि मेरे इंटरकास्ट मैरिज में क्या हुआ। बेसिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। जो सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम था, मुझे खाने पीने में बहुत ज़्यादा इशू आए, जो उनके जो खान पान है, उसके अलावा कुछ भी इशू नहीं। और रही बात शादी करने के बाद जो एक एनवायरमेंटल चेंज जो आता है, वो तो आपके इंटरकास्ट क्यों, आप विद इन कास्ट भी शादी कर लो, आपका वो एक सर्टन एक अचानक से चेंज आएगा ही। आपको लगेगा कि मतलब जो मैं अपने घर में करती थी, ससुराल थोड़ा सा अलग है, तो वो रहेगा ही। आप किसी भी कास्ट में शादी क्यों ना कर लो, क्योंकि मेरे जो फैमिली है, अगर मैं खुद भी सोच लूँ कि मैं जैसे रहती हूँ, मेरी बुआ अलग रहते हैं, मेरे चाचा लोग अलग, उनका लाइफस्टाइल है। सबका हर एक इंडिविजुअल फैमिली का ना अलग अलग लाइफस्टाइल हो जाता है। तो अब अगर मैं अगर खुद की दीदी के घर में भी जाऊँगी ना घूमने के लिए, फिर मुझे लगेगा कि नहीं, ये अलग तरीके से रहती है, मैं अलग तरीके से रहती हूँ। वो बेसिक एनवायरमेंटल चेंज आपको मिलेगा ही, कहीं आप कहीं पर भी शादी कर लो, और या फिर कहीं पर भी आप जाकर रह लो। अदरवाइज कोई मेजर जिसमें मुझे लगा कि अरे मुझे बहुत बड़ा जानकारी मिल गया, इंटरकास्ट मैरिज में ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा कुछ नहीं। सब कुछ नॉर्मल है, सब अच्छे होते हैं। अगर आपका किस्मत अच्छा है, अगर आपके ससुराल वाले अच्छे हैं, तो आप किसी भी कास्ट में शादी कर लो, सभी आपको अच्छे ही मिलेंगे। अगर किस्मत फूटा हुआ है और अगर आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप विद इन कास्ट में भी शादी कर लो, तो तब भी प्रॉब्लम आ जाएगा। मेन है, बेसिक चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। बाकी रिचुअल, कल्चर, फूड हैबिट, ये तो आप मैनेज कर ही सकते हो। मेरे इन लॉज भी मेरे साथ कर रहे हैं, मैं भी अपने इन लॉज के साथ कर रही हूँ। तो ये चीज़ था। होपफुली गाइस आपको ये जो वीडियो है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।